नमस्कार सभी को। ये सीरीज़ है, अभी ईडियम्स इसमें चल रहे हैं। तो कल की जो क्लास में हमने ईडियम्स किए थे वो थे आपके 35th वर्ड तक, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 36 से लेके 45 वर्ड्स तक हम आज डिस्कस करेंगे इसमें। और सभी वर्ड्स आप रेगुलर याद रखिए, इनके पीछे जो हिस्ट्री है उसको समझ के चलो। बहुत सारे ईडियम्स है जो हिस्ट्री से उठे हैं, कुछ कहानियाँ हैं उनके पीछे, उनको समझ के चलिए, याद करके चलिए। देखिए पहला वर्ड है इसमें बैंक ऑन। देखिए बैंक ऑन जो मतलब होता है ना, बहुत लोगों को मालूम होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी पे भरोसा करना। बहुत कॉमन सा वर्ड होता है भरोसा करना। जब आप किसी आदमी के ऊपर भरोसा करते हैं वो बैंक ऑन होता है। इसे बैंक ऑन भी कहते हैं, इसे काउंट ऑन भी कहते हैं, डिपेंड ऑन भी कहते हैं, और देखो रिलाई ऑन भी कहते हैं, रिलाई ऑन। अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये इडियम कोई खास नहीं है, ये सिंपल एक वर्ड है बैंक। देखो बैंक का मतलब ही भरोसा होता है। आप जाते हैं अपने लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो भी तुम्हारे पास रुपये हैं, आप जाके वहाँ पे जमा करके छोटी सी पर्ची लेके आ जाते हो, यही भरोसा है। तो बैंक जो होता है, बैंक का मतलब ही भरोसा होता है। इसलिए कहीं पे बैंक ऑन आता है तो बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना। ये सीधा सा पॉइंट है, भरोसा करने की सेंस होती है। इसमें कोई हिस्ट्री समझने की जरूरत नहीं है। बैंक मतलब भरोसा। काउंट ऑन भी भरोसा होता है, काउंट ऑन भरोसा होता है। डिपेंड ऑन आप निर्भर हो जाते हैं उसके ऊपर पूरे के पूरे, और रिलाई ऑन भरोसा, ये कॉमन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज द ट्रायल। देखो इसको मैं समझा देता हूँ, इस वर्ड के पीछे क्या हिस्ट्री है। ये 18th सेंचुरी में ये वर्ड स्टार्ट हुआ था, और 18th सेंचुरी से पहले जो घुड़सवारी होती थी तो घोड़ों पे निशान बनाए जाते थे। वाइट कलर का घोड़े पर मार्क लगा होता था, जो उसके माथे पे वाइट कलर का मार्क होता है, आपने देखा भी होगा, उसे ब्लेज बोलते हैं। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के माथे पे जो सफ़ेद रंग का निशान बन जाता है, वाइट मार्क होता है, उसे ब्लेज कहा जाता है। तो हुआ क्या था, 18th सेंचुरी में जब पेड़ जो थे बहुत ज़्यादा कटने लगे थे, मतलब इंग्लैंड में रेनेसा वगैरह स्टार्ट हो चुका था 16th सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी में। तो वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो पेड़ पौधे जो इंडिया में अब हो रहा है वहाँ पे वो हो चुका था पहले। तो उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को गिनना शुरू किया था, वृक्षों को गिनना शुरू किया था, पेड़ पौधे जो थे। और गिने कैसे, तो उन्होंने पेड़ों पर मार्क बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसलिए कहा गया था मार्क बना दो। उसकी छाल जो होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसको खींचो और वहाँ पे पेंट से, कलर से, किसी भी चीज़ से मार्क बना दो, या पेड़ पे ही निशान लगा दो, कुछ लगा दो उस पर। तो ये घोड़े पे जो निशान होता है वैसा ही निशान उन्होंने बनाया था, और ये एक ट्रायल किया था, और वहीं से ईडियम बना था ब्लेज द ट्रायल। ये वर्ड को समझ के चलिएगा, ब्लेज द ट्रायल, इसका मतलब वहीं से जनरेट हुआ था। ब्लेज हुआ था निशान, और निशान लगा के एक ट्रायल करते हैं, देखते हैं पेड़ कितने गिन पाते हैं हम लोग, कितने काट पाते हैं। तो ये ट्रायल किया गया था। तो स्टार्ट ए मोमेंट, जब एक नई चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं वो होता है ब्लेज अ ट्रायल। तो समझ गए होगे इसकी हिस्ट्री कहाँ से, आप समझ जाना। ब्लेज का मतलब घोड़े के चेहरे पे निशान होता है, और ट्रायल, ये जो ब्लेज द ट्रायल वर्ड जनरेट हुआ था ये 18th सेंचुरी में हुआ था, जहाँ पे पेड़ गिने गए थे इंग्लैंड और अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये ब्लेज द ट्रायल मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना। नेक्स्ट आइए, बुल इन ए चाइना शॉप। देखो चाइना जो फेमस था उस टाइम पर, ये भी बहुत पुराना इडियम है। ये मिट्टी के बर्तनों के लिए बड़ा फेमस हो गया था। चाइनीज़ मिट्टी, यहीं से आपने सुना होगा, चाइनी मिट्टी है, चाइनीज़ मिट्टी आपने नाम सुना होगा। जैसे चाइनीज़ मिट्टी के कप बनते थे, तो कप प्लेट की मार्केट चाइना की बहुत पॉपुलर हो चुकी थी जिस समय वर्ल्ड थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल रहा था और इंटरनेशनल मार्केट अफेयर्स बढ़ रहे थे। तो चाइना जो फेमस था वो मिट्टी के बर्तनों के लिए, मिट्टी के कप प्लेट वगैरह के लिए बड़ा फेमस हुआ। और एक हिस्ट्री थी इसमें कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और वहाँ पे उस चाइनी की मिट्टी के अंदर बुल घुस गया। तो उसने वो सारी मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए थे, सारे कप प्लेट जितने भी थे, ट्रे व्रे सब उसने तोड़ दी थी, पूरा नाश उठा दिया था। तो वहीं से एक इडियम बना बुल इन ए चाइना शॉप, यानी कि एक ऐसी जगह पर उस बंदे का पहुंच जाना जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो जाएगा और नुकसान ही करेगा, उसे बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। मतलब आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे एक बहुत ही नकारे आदमी को भेज दें, बड़ी खूंखार आदमी को भेज दें जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, और वो उस चीज़ को जाके बर्बाद कर दे, उसी को कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, यानी वन हु कॉजेज डैमेज, वन हु कॉजेज डैमेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ डैमेजेस लाता है, नुकसान ही पैदा करेगा, उसे बोलते हैं बुल इन चाइना शॉप। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इडियम है बाय द रूल ऑफ थंब। देखो ये इडियम के पीछे बहुत प्यारी हिस्ट्री है।
अब ये मत कहना गुरुजी आप हिस्ट्री कहाँ से लाते हो, मैं तुक्का नहीं मारता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ और आपको भी पढ़ना चाहिए। इडियम्स कहाँ से बने हैं, दो तरीके होते हैं, तो टीचर्स जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं, रट लो बैठ के कि बाय द रूल ऑफ थंब, पर रट लिया अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली था क्या, इंग्लैंड में एक जज था, मैं नाम नहीं जानता इसका, मैंने हिस्ट्री को भी पढ़ी थी इसके बारे में थोड़ी सी। इंग्लैंड में एक जज था और उसके ऊपर एक बड़ा रूमर फैला था। रूमर क्या फैला था कि इसकी कोर्ट में एक केस आया था कि वाइफ जो है, वाइफ परेशान करती थी पति को, तो इसने एक वर्डिक्ट पारित किया था, एक नियम बनाया था कि पत्नी को पीटा जा सकता है। आप समझिए इस चीज़ को कि पत्नी के खिलाफ फिजिकल एजॉल्ट किया जा सकता है, यानी कि पत्नी को पीटा जा सकता है, डंडी से, छड़ी से पीट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छड़ी से पत्नी पीटी जा सकती है, लेकिन उस छड़ी की मोटाई इंसान के अंगूठे से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और ये बिल्कुल रियल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो हिस्ट्री है। मतलब वहाँ एक ईडीएम, वहीं से ईडीएम बन गया, उसकी बड़ी मजाक बनी थी कि मतलब भाई साहब ठीक है, पत्नी पीटी जा सकती है, पत्नी पिट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो पीट दो इसको, लेकिन जिस छड़ी से आप पीटोगे उस छड़ी की मोटाई आपके अंगूठे से, जो थंब है, उससे मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको जेल हो जाएगी। तो ये जस्टिफाई कर दिया उसको पीटना। तो बाय द रूल ऑफ थंब होता है जब आप, अब वहीं से इसके ऊपर बड़े मजाक बने, इसके ऊपर मतलब आप समझ लीजिए कार्टून बनाए गए इसके ऊपर, जज के ऊपर में। तो बाद में इसकी रिसर्च हुई, मीडिया बैठा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता चला इसने ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं दिया था, ये सिर्फ एक रूमर था, लेकिन ईडीएम बन चुका था और अखबारों ने इस ईडीएम को छापना शुरू कर दिया था, बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब कोई नियम नहीं था, बस अपने अनुभव के आधार पर कह दिया कि भाई साहब इसने तो भाई साहब पीट दो, पीटो कितना, बस अंगूठे से मोटी डंडी नहीं होनी चाहिए। तो ये जज ने अपने ही अनुभव के आधार पर कह दिया। तो जब किसी काम को आप अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, प्रैक्टिकल करके नहीं, देखो समझ गया, आप उसे प्रैक्टिकल करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सॉरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्यवहारिक आधार पर। जब आप उस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल इलाके चलते हैं, जैसे आपने मान लो मोटी डंडी से पीट दिया तो उसके खाल उधड़ जाएगी उसकी, तो केस हो जाएगा, तो आपने उसे पीटना है, लेकिन क्या करना है, प्रैक्टिकली पीटना है, आपको उसे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना है। और प्रैक्टिकली कैसे, डंडा जो ना पतला होना चाहिए, मतलब वो लिमिट बना देती है उसकी। तो जब हम किसी काम को करते हैं अपने प्रैक्टिकल आधार पे करते हैं, अपने व्यवहारिक तौर पे करके ले जाते हैं कि ठीक है उसे पीट दिया, व्यवहारिक है, तो ऐसा एक्सपीरियंस जो होता है, जो व्यवहारिक माना जाता है, उसे कहा जाता है बाय द रूल ऑफ थंब। और ये इडियम इंग्लैंड से बना था, इंग्लैंड या अमेरिकन वो देखना पड़ेगा जो भी था, लेकिन एक जज के ऊपर बन गया था और इसमें बाद में पता चला कि इसने ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। तो ध्यान रखना, बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब है जो चीज़ व्यवहारिक है उसी आधार पर आप कोई काम कर लेते हैं, व्यवहार के आधार पर कि ठीक है पत्नी को पीटना व्यवहारिक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए, बिग ड्रॉ। देखो बिग ड्रॉ होता है जब आपने एक बहुत ही बड़ी आकृति बना दी, जैसे ड्रॉ होता है कोई लंबी लाइन खींच देना जो होता है, और वो आपका ध्यान आकर्षित करेगी, कोई भी एक बड़ी चीज़ तैयार कर देना। जैसे आप अपनी लाइफ में आईएएस बन जाते हैं तो आपने बिग ड्रॉ कर दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में क्या किया, एक बिग ड्रॉ किया। बिग ड्रॉ का मतलब एक लंबी पारी जो होती है उसे कहते हैं, तो ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है बिग ड्रॉ। नेक्स्ट आइए, ब्रोकन रीड। देखो रीड होता है गन्ना, गन्ने की फसल को रीड कहा जाता है, और ब्रोकन होता है टूट गया। अब गन्ना है, अगर टूट गया है तो देखो गन्ना बिल्कुल सीधा चलता है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, और जब तक वो सीधा चल रहा है तब तक बढ़िया है। लेकिन उसकी अगर कोई भी पोरी, जो गन्ने की पोरियाँ होती है ना, अगर वो गन्ने की कोई भी पोरी गल गई, ठीक है ना, तो जो गन्ना है वो सीधा नहीं चल सकता। गन्ना सीधा तभी चलता है जब तक इसकी पोरियों में ताकत है, और पोरी गल जाती है, टूट जाती है, तो गन्ना टूट जाएगा। यानी कि जिस पे भरोसा किया वो काम नहीं आया, तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्रोकन रीड, यानी कि सपोर्ट दैट फेल्ड। ये भरोसे के समय पे साथ छोड़ देना होता है, या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका जरूरत के समय पे साथ छोड़ दे, वो ब्रोकन रीड होता है। अनरिलायबल पर्सन भी इसको कहते हैं, एक ऐसा आदमी जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो ब्रोकन रीड है। मतलब वो आपका मुसीबत के टाइम पे आप सोच रहे हैं कि भाई साहब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लाख 2 लाख रुपए आपको दे देगा, भरोसा था, लेकिन जब आपने ज़रूरत पड़ी, आपने फ़ोन किया, बंदे का फ़ोन ही स्विच ऑफ जा रहा है, ये ब्रोकन रीड होते हैं। ब्रोकन रीड मतलब भरोसा तोड़ देता है। नेक्स्ट देखिए, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ये बाइबल से उठाया हुआ पॉइंट है। अब बाइबल में क्या था कि एक सैटन था, सैटन, तो एक आदमी का नाम था जॉब। बाइबल मैंने पढ़ा नहीं है, बस सुना है, कभी आप सोचो मैंने बाइबल पढ़ा हुआ है। उसमें एक जॉब नाम का बंदा था,
जिसके ऊपर सैटर्न ने हमला किया था, और उसने खुद लिखा था कि मेरी हड्डियों पे मेरी खाल चिपक गई थी, मांस चिपक गया था, और भाई साहब मैं बच नहीं पाया, सिर्फ मैं बाय द स्किन ऑफ टीथ बचा। ये वहीं से ईडियम है, बाइबल से उठाया हुआ ईडियम है कि आई एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ दैट माई टीथ, कुछ इस टाइप से एक ईडियम था वहाँ पे लिखा हुआ, और वहीं से बाइबलिक वर्ड फॉर्म है। जॉब नाम का एक बंदा था जिसने सैटर्न के ऊपर कटाक्ष कर दिए थे, सैटर्न ने उस पर हमला कर दिया था, सैटर्न मतलब दैत्य, दैत्य ने उस पर हमला कर दिया था, और उसने खुद लिखा था कि मैं तो बस बाय द स्किन ऑफ द टीथ बचा हूँ, यानी कि मेरी सारी खाल चमड़ी उधड़ गई थी और हड्डियों पे खाल चिपक गई थी, मांस सब खत्म हो गया था, आंखें गड़ गई थी, और सिर्फ क्या बचा था, दांत के ऊपर खाल बची थी बस, और वो होती है नहीं। तो इसका मतलब होता है बहुत ही बस बच के निकलना, यानी कि मैं तो बस मर ही गया था, खत्म ही हो गया था, लेकिन बचा कैसे, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी कि बहुत ही नज़दीकी मामला, नैरोली। तो कहते हैं ना जैसे मौत छू के निकल गई हो मुझे, तो वो होता है बाय द स्किन ऑफ द टीथ, जैसे मौत छू के निकल जाती है, बहुत ही बारीकी अंतर होता है, जैसे गोली चली और गोली कान के पास से होकर गुजर गई, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये वर्ड ईडियम उठाया है आपका बाइबल से। नेक्स्ट है बॉर्न ऑफ कंटेंशन, कॉमन वर्ड है, आप आराम से जानते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ये डॉग से उठा हुआ ईडियम है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह से दो कुत्ते होते हैं उनके बीच में हड्डी पड़ी होती है, तो ना तो कोई सा उठाता है, ना कोई सा खाता है, ना दूसरे को खाने देता है, इसे बोलते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन। एक विवाद की वस्तु, वो सॉल्यूशन कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा आदमी उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, ना ही तुम्हें लेने दे रहा है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की वस्तु को बोलते हैं कॉज ऑफ क्वेरल, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा इनके बीच में झगड़े का कारण बनी ही रहेगी, वो बॉर्न ऑफ कंटेंशन है। और लास्ट के दो इडियम्स और देखिए, बिट ऑफ माइंड या पीस ऑफ माइंड। माइंड का मतलब होता है जब आपका दिमाग उस पर लगाने की कोशिश की जाती है, आपको डांटा जाता है, बिट ऑफ माइंड या पीस ऑफ माइंड होता है, यानी कि आपको जो ना ध्यान देना पड़ता है उस बात पे। जैसे आपके टीचर ने थप्पड़ मारा, कह रहा दिमाग लगा इस पर, दिमाग, तो बिट ऑफ माइंड होता है। आपने कोई क्वेश्चन है गलत कर दिया, टीचर ने कहा गलत कर दिया, दो थप्पड़ तुम्हें धर दिए कि इस पर सोच क्या गलती है इसमें, तो आप ही को सुचवा रहा है, वहाँ पे आप ही को दिमाग लगवा रहा है, वो बिट ऑफ माइंड होता है। या उसे पीस ऑफ माइंड भी कहते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाने के लिए आपको डांटा जाता है, तो होता है टू स्कोल्ड या टू पनिश समवन। जो किसी आदमी को डांटा जाता है कि दिमाग लगा इस पर, दिमाग कहाँ दिमाग लगा रहा है, दिमाग लगा, वो होता है बिट ऑफ माइंड या पीस ऑफ माइंड। और लास्ट वर्ड है आज का, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। वंस को मैं कई बार बता चुका हूँ, वंस जहाँ भी आएगा ये पॉजेसिव केस को शो करता है, इसका मतलब होता है कोई भी बंदा यहाँ पे आ सकता है, हिज, माई, योर, इस टाइप से कुछ भी। तो ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है, ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें सब चीज़ें बस मिल जाती हैं, उन्हें किसी के एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे आपकी आंखें खुलती है तो आपके घर में गाड़ी, एसी वेसी सब होते हैं, ठीक है, तो आपने तो यही माहौल देखा है, लेकिन आपने ये एफर्ट्स नहीं देखे किस तरह से पेरेंट्स ने कमाया। तो जिसको सब चीज़ें बस मिल गई, उसने एफर्ट्स नहीं देखे हैं, उसे बस मिल गई, वो होता है बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ। ये तो मुंह में चांदी की चमची लेके ही पैदा हुआ है, यानी कि ये तो बहुत रिच फैमिली में जन्म लिया है इसने, तो टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, जब एक रईस परिवार में आप जन्म लेते हैं, इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आइएगा, कल यहाँ पे हम वर्ड्स उठाएंगे आपके 46 से लेके जो भी इसके रेस्ट वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।